राधे राधे आप सभी को। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो सेशन में हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस एक्ट को हम इंडियन एविडेंस एक्ट कहेंगे। Next is extent. It extends the whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any court, including courts martial other than courts martial convened under the Army Act, the Naval Discipline, the Indian Navy Discipline Act, or the Air Force Act, but not to affidavits presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator। तो क्या कहा जी, चलिए समझते हैं इसको। इन्होंने बताया कि ये एक्ट पूरे के पूरे इंडिया पर एक्सटेंड होगा। ठीक है, इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया। हमारे इंडियन लॉज में ये जो मेजर चेंज आया है ना, इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया, ये केवल और केवल मोदी जी की गवर्नमेंट के कारण नहीं आ पाया। ठीक है, वरना आपने देखा होगा कि जो पुराने बेर एक्ट थे उनमें क्या लिखा रहता था कि इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद है कि नहीं याद है? अब देखना प्रीवियस ईयर के जितने भी बेर एक्ट्स हैं उनमें सभी में ये लिखा हुआ इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खैर आगे चलते हैं कि ये एक्ट पूरे इंडिया पर एक्सटेंड होगा और सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होगा। अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। इन और बिफोर एनी कोर्ट, इसका मतलब क्या है कि ये एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होगा जो कोर्ट के अंदर या कोर्ट के समक्ष चल रही है। इन और बिफोर एनी कोर्ट, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल, यानी कोर्ट्स मार्शल को भी इंक्लूड करके। इसका मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई होगा। अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वेंड अंडर द आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और द एयरफोर्स एक्ट। बट उस कोर्ट मार्शल को छोड़ के जो आर्मी एक्ट में, नेवल डिसिप्लिन एक्ट में, इंडियन नेवी एक्ट में और एयरफोर्स एक्ट में कन्वीन किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली आप बस एक बात याद रखना कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कोर्ट मार्शल पर तो अप्लाई होता है, पर वो इन फॉलोइंग कोर्ट मार्शल पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कौन कौन से कोर्ट मार्शल पर अप्लाई नहीं होता? कोर्ट मार्शल कन्वेड अंडर द आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और द एयरफोर्स एक्ट। ठीक है, फिर आगे क्या बोला? बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, यानी ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होगा जो किसी कोर्ट या ऑफिसर को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। दैट मीन्स ना ही ये एक्ट आर्बिट्रेटर के आगे जो प्रोसीडिंग्स है उनमें अप्लाई होगा। ओके, समझ में आया? एक बार इरेज कर देता हूं मैं। तो चलिए एक बार समराइज करके देख लेते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहां कहां एक्सटेंड होगा। कि इंडियन एविडेंस एक्ट पूरे के पूरे इंडिया पर एक्सटेंड होगा और ये सभी की सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होगा जो कोर्ट के अंदर और कोर्ट के समक्ष चल रही हैं, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल को भी इंक्लूड करके। पर कौन सी कोर्ट मार्शल को छोड़ के? उन कोर्ट मार्शल को छोड़ के जो आर्मी एक्ट में, नेवल डिसिप्लिन एक्ट में, इंडियन नेवी एक्ट में और एयरफोर्स एक्ट में कन्वीन किए गए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट ना तो एफिडेविट पे अप्लाई होगा और ना ही आर्बिट्रेटर के आगे जो प्रोसीडिंग्स है उनमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो याद रखना है ये जो एक्सटेंड का क्लॉज है पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली उन वर्ड्स को अलग अलग कलर्स में हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार पीटी के पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। क्या वर्ड यूज कर रखा है? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। इन और बिफोर एनी कोर्ट, याद रखना बीच में एंड नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? और।
including court martial other than the court martial conveyed under Army Act, Naval Discipline Act, Indian Navy Act or Air Force Act, but not to affidavits and not to proceedings before an arbitrator. ओके अच्छा, इसके अलावा एक पीटी का पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर पीटी में एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दी जाती है. मैं बता देता हूं आपको कि पीटी में आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड्स टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. इस तरीके से आपके आगे की स्टेटमेंट दी जाएगी. दोबारा बोल रहा हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड्स टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, 4 स्टेटमेंट आपके आगे फॉर्म कर दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है. तो आप इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से देख लेना और मैं तो कहता हूं बिल्कुल रट के ही चले जाना आप. ठीक है, क्या वर्ड्स है कि इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ओके, पूरे भारत पर एक्सटेंड होता है और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है. और आपको मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं याद करने की. देखो, मैंने तो इसको ऐसे याद रखा हुआ था कि अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, दैट मींस एजेपी. तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से. ठीक है, अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं. ओके, commencement of act, and it shall came into force on the first day of September 1872. और ये जो एक्ट है ये कब आया था? 1 सितंबर 1872 को. 1 सितंबर 1872 को इंडियन एविडेंस एक्ट एनफोर्स में आया था. ओके, अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताइए कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अलावा और कौन सा एक्ट है जो 1 सितंबर 1872 को ही एनफोर्स में आया था? बता सकते हैं आप कि 1 सितंबर 1872 को इंडियन एविडेंस एक्ट के अलावा और कौन सा एक्ट एनफोर्स में आया था? चलिए मैं बता देता हूं आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, आईसीएबी 1 सितंबर 1872 को ही एनफोर्स में आया था. तो आप याद रखना, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोथ केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट रिपील कर दिया गया है, रिपील बाय द रिपीलिंग एक्ट 1938. ठीक है, अब देखो, अभी हमने एक्सटेंड में जो भी पढ़ा है ना, अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ओके, यानी इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट सेज इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. भाई सेक्शन 1 ने क्या कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होगा, है ना? यही तो कहा था. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. तो चलिए अब हम समझते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है. What is judicial proceeding has not been defined in the Indian Evidence Act, but is defined in CRPC as proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. तो उन्होंने क्या बताया जी कि देखो, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है ये पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, पर जुडिशियल प्रोसीडिंग को सीआरपीसी में डिफाइन किया हुआ है. आप सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज को एक बार चेक करके देखना, उसमें आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन किया हुआ मिलेगा. तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को सीआरपीसी में कैसे डिफाइन किया गया है जी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसके कोर्स में एविडेंस जो है वो लीगली ओथ पर लिया जाता है. ठीक है, प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ.
अब आगे क्या कहता है जी, द फॉलोइंग आर हेल्ड नॉट टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड सो द एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू देम। अब यहां पर इन्होंने कुछ प्रोसीडिंग्स बताई हुई हैं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, और चूंकि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है इसलिए इन पर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनको। अब ये कुछ प्रोसीडिंग्स हैं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ठीक है, याद रखना है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड कर लेते हैं इनको। नंबर 1, अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। सेकेंड, प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट। थर्ड, प्रोसीडिंग बिफोर एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। फोर्थ, a contempt proceeding. Fifth, an order passed by first class magistrate under section 452 clause 3 or 454 of CRPC. Sixth, similarly, proceedings before a magistrate not authorized to conduct any inquiry or before a collector under the Land Acquisition Act or an inquest before the coroner under the Coroner's Act are not judicial proceedings. Okay? तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है जी, एक बार लास्ट पॉइंट को रीड कर लेते हैं, बाकी तो बहुत सिंपल से हैं। सिक्स्थ इज सिमिलरली प्रोसीडिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट नॉट ऑथराइज्ड टू कंडक्ट एनी इंक्वायरी, यानी उस मजिस्ट्रेट के आगे प्रोसीडिंग जो इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं है। और बिफोर अ कलेक्टर अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, या लैंड एक्विजिशन एक्ट में कलेक्टर के आगे की प्रोसीडिंग्स, और एन इंक्वेस्ट बिफोर द कॉर्नर अंडर द कॉर्नर्स एक्ट, या कॉर्नर एक्ट में कॉर्नर के सामने जो इंक्वेस्ट चल रही है, ये सब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ठीक है। तो ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि क्या ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है या क्या इस पर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल है। तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना कि ये सारी वो प्रोसीडिंग्स है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, और चूंकि ये सब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट इन पर एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है जी, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्रिब्यूनल्स। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये ट्रिब्यूनल पर अप्लाई नहीं होता। जनरल रूल, इंक्वायरी इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग बट इट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इफ पर्पस टू डिटरमाइन जुडिक्शनल रिलेशनशिप, राइट ऑफ वन एंड लायबिलिटी ऑफ अनदर। तो क्या बताया जी इन्होंने कि देखो जनरल रूल क्या है जी, जनरल रूल इज कि इंक्वायरी जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। जो जनरल रूल है वो क्या है कि इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। बट इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग कब मानी जाती है? अगर उस इंक्वायरी का पर्पस जुडिक्शनल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है, ठीक है। इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग तब मानी जाती है जब उस इंक्वायरी का जो पर्पस है वो क्या है, वो उस जुडिक्शनल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है। यानी बेसिकली उस इंक्वायरी का पर्पस एक पर्सन के राइट को और दूसरे पर्सन की लायबिलिटी को तय करना है। ओके, इंक्वायरी वैसे तो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कब मानी जाती है? जब उस इंक्वायरी का पर्पस जुडिक्शनल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है, यानी एक पर्सन के राइट को और दूसरे पर्सन की लायबिलिटी को तय करना है, तो फिर वो जो इंक्वायरी है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है। आगे क्या कहता है जी, एन इंक्वायरी इज जुडिशियल इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज टू डिटरमाइन द ज्यूरल रिलेशनशिप बिटवीन वन एंड द अदर। वही बात है कि इंक्वायरी जुडिशियल कब है? अगर उसका ऑब्जेक्ट दो पर्सन के बीच में ज्यूरल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है, यानी एक पर्सन के राइट को और दूसरे पर्सन की लायबिलिटी को डिसाइड करना है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इज जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी। जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, कहां पर? अंडर चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी। तो देखो ये पूरी की पूरी स्लाइड पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्ट है ये ट्रिब्यूनल पर अप्लाई नहीं होता, इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। अगेन इंक्वायरी जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, बट वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कब मानी जाती है? जब उस इंक्वायरी का पर्पस जुडिक्शनल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है। ओके, यानी एक पर्सन के राइट को और दूसरे पर्सन की लायबिलिटी को तय करना है। एज इट इज पूछ लेते हैं, इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। फिर अगेन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं है? आंसर इज यस। अच्छा, एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग कौन सी होती है जी?
क्या होती है एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग? देखो, जब भी किसी पार्टी के फेवर में डिक्री पास की जाती है तो वो पार्टी फिर कोर्ट में जाकर उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाती है, ठीक है। यानी जो डिग्री होल्डर होता है वो बेसिकली उस डिग्री को अपने फेवर में एग्जीक्यूट करवाता है कि ठीक है जनाब, आपने मेरे फेवर में डिग्री तो पास कर दी, अब आप इसको एग्जीक्यूट करवाइए, एक तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करवाइए। जैसे मान के चलिए ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अब सपोज करके चलिए कोर्ट ने ए के फेवर में डिग्री पास कर दी, तो ए कौन हुआ? डिग्री होल्डर। भाई जिसके फेवर में डिग्री पास होती है वो डिग्री होल्डर होता है। तो अब ए क्या करेगा? अब ए कोर्ट में जाकर इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है, कि ठीक है जनाब, आपने मेरे फेवर में डिसीजन तो दे दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी है, लेकिन अब इस डिसीजन को मेरे फेवर में एग्जीक्यूट करवाइए, यानी अब इस प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे को दिलवाइए, ठीक है। तो इसी को हम एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग कहते हैं। ऑलराइट। कोर्ट मार्शल, द एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू कोर्ट मार्शल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल कन्वेड अंडर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट, ठीक है। ये वही बात है कि इंडियन एविडेंस एक्ट सभी कोर्ट मार्शल पर अप्लाई होता है, इन चारों को छोड़ के। अब ये चारों के चारों कोर्ट मार्शल जिन पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। आगे देखते हैं। एफिडेविट, इन वीर सिंह कोलारी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया इट वाज हेल्ड दैट एफिडेविट इज नॉट एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। द एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। The reason is that the deponent of affidavit is not subject to cross-examination for the declaration made in such affidavit. तो क्या बताया जी कि वीर सिंह कोलारी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं है। एफिडेविट इज नॉट एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट। इसका मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता, डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है जी कि क्यों एफिडेविट को एविडेंस नहीं माना गया है और क्यों एफिडेविट पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता? देख लेते हैं इसको। द रीजन इज दैट द डेपोनेंट ऑफ एफिडेविट इज नॉट सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर द डिक्लेरेशन मेड इन सच एफिडेविट। तो क्या रीजन है जी कि चूंकि एफिडेविट का डिपोनेंट जो भी डिक्लेरेशन उस एफिडेविट में करता है उस डिक्लेरेशन के बेस पर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाता, इसलिए जो एफिडेविट है वो एविडेंस नहीं माना जाता और इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता। ओके। अच्छा, एफिडेविट तो पता है ना आपको क्या होता है? जिन लोगों ने कोर्ट में प्रैक्टिस की है वो एफिडेविट को बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो चलिए बताइए कमेंट करके कि एफिडेविट क्या होता है। अब आगे देखते हैं। कोर्ट क्या होता है जी? कोर्ट, भैया आप सभी लॉ एस्पिरेंट्स को आगे जाके कोर्ट में ही तो प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है? आपने भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हरीश साल्वे, राम जेठमलानी जैसे लॉयर बनना है, नहीं? तो चलिए बताइए कोर्ट क्या होता है। देखते हैं इसको। कोर्ट इज एन एजेंसी क्रिएटेड बाय सोवरेनिटी स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि कोर्ट एक एजेंसी होती है जिसे जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए स्टेट के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब चलिए इसी के साथ हम सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज पर आते हैं। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या मतलब होता है जी इंटरप्रिटेशन का? इंटरप्रिटेशन मीन्स चीजों को इंटरप्रेट करना, चीजों को एक्सप्लेन करना। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या करता है? ये चीजों को एक्सप्लेन करता है, उनको डिफाइन करता है, उनको एलिसिडेट करता है। ओके, तो याद रखना पीटी के लिए सेक्शन 3 का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेक्शन 3 का जो टाइटल है वो क्या है, डेफिनेशन क्लॉज है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, या नन ऑफ द अबव। ओके, तो याद रखना इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो क्या बताया जी कि इस एक्ट में फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशंस फॉलोइंग सेंसेस में यूज किए जाएंगे। फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन जैसे कि जिन भी वर्ड्स की या जिन भी एक्सप्रेशन की आगे बात की गई है, जैसे कि कोर्ट, और भी आगे कई सारे एक्सप्रेशन है, प्रूव, डिस्प्रूव, नॉट प्रूव, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे फॉलोइंग वर्ड्स किस सेंस में यूज किए जाएंगे, फॉलोइंग सेंसेस में, यानी जिस सेंसेस में उनको बताया गया है, उनको डिफाइन किया गया है। अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जब तक उस कंटेक्स्ट से कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर नहीं होती। Unless a contrary intention appears from the context। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है जी? आपने ये पर्टिकुलर लाइन काफी सारे बेयर एक्ट्स में पढ़ी होगी, ICA में, IPC में, SRA में, एक्सेट्रा। आपने ये जो लाइन है अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ये पर्टिकुलर लाइन काफी सारे बेयर एक्ट्स में पढ़ी होगी। तो क्या मतलब है जी इसका, इसी को समझते हैं पहले। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझने के लिए हम दोबारा से पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ेंगे। देखो, इन्होंने बताया कि फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताए गए हैं, जैसे फैक्ट, फैक्ट इन इशू, प्रूव, डिसप्रूव, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंडियन एविडेंस एक्ट में उनको ऐसे ही यूज किया जाएगा या उन्हें ऐसे ही पढ़ा जाएगा जैसे कि यहां बताया गया है। ओके, लेकिन अगर किसी सेक्शन के कंटेक्स्ट से कोई और दूसरी इंटेंशन निकल के आ रही है जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताई गई चीजों से बिल्कुल उलट है, तो फिर वो प्रिवेल करेगी ओवर द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ओके, समझ आया? अगर नहीं भी समझ में आया है तब भी कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस बेयर एक्ट को समझते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज आपको क्लियर होती जाएगी। ओके, तो चलिए पहला इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखते हैं। कोर्ट। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। ओके, तो क्या बताया जी इन्होंने कि कोर्ट में सभी जजेस, मजिस्ट्रेट्स और वो सारे पर्सन इंक्लूड होंगे जो एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज्ड है। ओके, कोर्ट में सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट और वो सारे पर्सन इंक्लूड होंगे जो एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज्ड हैं, आर्बिट्रेटर को छोड़ के, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। ओके, फिर आगे इन्होंने क्या बताया, इट इज नॉट मेंट टू बी एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन फ्रेम्ड फॉर द पर्पस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो देखो, इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेयर एक्ट में किसी चीज को डिफाइन करते समय जब भी वर्ड इंक्लूड्स यूज होता है ना, ये जो वर्ड है ना इंक्लूड्स, जब भी ये वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब वो जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, एग्जॉस्टिव नहीं है इसका मतलब कि वो जो डेफिनेशन है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्योंकि देखो, इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल होंगी, है ना। तो डेट मीन्स यहां पर इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि कोर्ट में ये लोग शामिल होंगे, तो इसका मतलब कोर्ट में इनके अलावा भी और भी पर्सन्स आ सकते हैं। ओके, तो इसलिए इन्होंने बताया
कि ये जो कोर्ट की डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ड क्या यूज कर रखा है? इंक्लूड्स। और आप याद रखना कि जहां भी वर्ड इंक्लूड्स यूज हो रखा है इसका मतलब वो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, वो केवल एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ओके, पर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो कोर्ट का ये जो इंटरप्रिटेशन है ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका एक एक वर्ड पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर्स को यहां पर यूज किया हुआ है। कोर्ट इंक्लूड्स all judges and magistrate and all persons legally authorized to take evidence। क्या वर्ड यूज कर रखा है? legally authorized except arbitrators। अब चलिए आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर कोर्ट्स। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या कोर्ट है। नंबर 1 इज कमीशन अपॉइंटेड अंडर सीपीसी एंड सीआरपीसी। तो कमीशन जिसे सीपीसी और सीआरपीसी में अपॉइंट किया गया है ये क्या है? ये एक कोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज्ड है। आपको पता है ना कमीशन कब अपॉइंट किया जाता है? कब अपॉइंट किया जाता है कमीशन? जैसे सपोज करके चलिए जिस पर्सन का एविडेंस दिया जाना है वो हॉस्पिटलाइज है या फिर वो किसी ऐसी बीमारी सफर कर रहा है जिसमें उसके लिए अपनी बॉडी को मूव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यानी बेसिकली वो चल फिर नहीं सकता। इसी तरह कोई एजेड पर्सन ले लीजिए जो अपनी बीमारी के कारण या एज फैक्टर के कारण केवल बेड पे ही रहते हैं। ओके, तो ऐसे पर्सन का एविडेंस लेने के लिए कोर्ट क्या करती है? कोर्ट कमीशन को अपॉइंट कर देती है। तो कमीशन बेसिकली कोर्ट का एक पर्सन होता है जिसे कोर्ट जो है पावर देती है कि भाई चूंकि वो पर्सन जो है एविडेंस देने के लिए नहीं आ सकता ड्यू टू एज फैक्टर और ड्यू टू एनी सीरियस डिजीज, इसलिए आप एक काम करिए, आप उस प्लेस पर जाके उस पर्सन का एविडेंस ले आइए। ओके, क्लियर हुआ? सेकंड इज रेंट कंट्रोलर। तो रेंट कंट्रोलर क्या है? ये भी अपने आप में एक कोर्ट है। आगे देखते हैं। फॉलोइंग आर नॉट कोर्ट्स। अब ये कुछ एग्जांपल्स है जो बताते हैं कि क्या क्या चीजें कोर्ट नहीं मानी जाएंगी। आइए देखते हैं इनको। नंबर 1, अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हियरिंग एन अपील अंडर सेक्शन 163 ऑफ म्युनिसिपैलिटी एक्ट इज नॉट लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एंड सो इट इज नॉट अ कोर्ट। ओके, तो देखो आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा कि चूंकि ये जो डीएम है ये एविडेंस को लेने के लिए लीगली ऑथराइज नहीं है तो इसका मतलब फिर ये कोर्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कोर्ट में कौन कौन से पर्सन आएंगे? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्संस लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, जो भी एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज्ड है। ओके, तो इसलिए एक डीएम जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर सेक्शन 163 में अपील सुन रहा है वो कोर्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथराइज्ड नहीं है। ठीक है। सेकेंड इज SDO hearing election petition under Panchayat Raj is not a court. Third is income tax officer is not a court. Fourth is industrial tribunal is not a court. Next is labor court. Labor court is not a court as per Indian Evidence Act. Next is revenue officer. Next is collector or deputy collector acting under Land Acquisition Act. Okay? तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट मानी जाएंगी और कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट नहीं मानी जाएंगी, तो आप इनको एक बार पीटी के लिए अच्छे से देख लेना। इन सभी से पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। सीधा उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर कोर्ट है, क्या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोर्ट है। तो प्लीज आप इन दोनों स्लाइड्स को अच्छे से देख लेना। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। आर्बिट्रेटर, द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होते, है ना। यही पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, दिखा देता हूं आपको एक बार।
नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेटर। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आर्बिट्रेटर पर अप्लाई क्यों नहीं होता। The arbitrators are not bound by those strict rules of evidence which are applicable to the court of law. They have to follow principles of natural justice. They are not bound by technical rules of evidence which is provided under section 19 of Arbitration and Conciliation Act. The object of submission to arbitrator is to avoid the elaborate procedure of a regular trial. Purpose is to avoid wastage of time. तो देखो क्या बताया इन्होंने कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? बिकॉज आर्बिट्रेटर्स एविडेंस के उन स्ट्रिक्ट रूल से बाउंड नहीं होते जिनसे कोर्ट ऑफ लॉ बाउंड होते हैं। ठीक है, जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं ना वो इंडियन एविडेंस एक्ट के उन स्ट्रिक्ट रूल से बाउंड नहीं होते जिनसे जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो बाउंड होता है। क्योंकि देखो आर्बिट्रेटर्स को नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना होता है, वो एविडेंस के टेक्निकल रूल से बाउंड नहीं होते। और ये जो चीज है कहां प्रोवाइड कर रखी है? ये चीज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 19 में प्रोवाइड कर रखी है। यानी सेक्शन 19 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ये कंटेम्पलेट करता है कि आर्बिट्रेटर्स जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल से, टेक्निकल रूल से बाउंड नहीं होते। ओके, क्योंकि देखो आर्बिट्रेटर के पास केस को सबमिट करने का पर्पस यही होता है कि जिससे जो कोर्ट का लेंथी प्रोसीजर है उसे अवॉइड किया जा सके, है ना। आपने देखा होगा कि कोई भी केस अगर वो रेगुलर ट्रायल से चल रहा है यानी कोर्ट के आगे चल रहा है तो उसे कम से कम 5 या 6 साल लगेंगे डिसाइड होने में, जबकि अगर वो आर्बिट्रेटर के आगे चलने लगे तो वो मात्र 5-6 महीने में ही डिसाइड हो जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस को फॉलो नहीं करते, और पार्टीज का आर्बिट्रेटर के पास केस को सबमिट करने का पर्पस यही होता है कि जिससे जो कोर्ट का लेंथी प्रोसीजर है उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए, अगर आर्बिट्रेशन में भी कोर्ट के जैसा लेंथी ट्रायल होने लग गया तो फिर आर्बिट्रेशन के पास जाने का क्या फायदा हुआ, है ना। बात समझ में आ रही है? भैया आप खुद सोचिए, हम आर्बिट्रेटर के पास इसलिए तो आए हैं जिससे लेंथी प्रोसीजर से बचा जा सके और टाइम को वेस्ट होने से बचाया जा सके। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा केवल तभी हो सकता है जब एविडेंस के स्ट्रिक्ट रूल जो है वो आर्बिट्रेटर पर बाउंड नहीं हो। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को? तो इसलिए इन्होंने बताया कि एविडेंस एक्ट आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होता। ओके, तो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। अब आगे चलते हैं। Proved. A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. तो प्रूफ के बारे में क्या बताया जी इन्होंने? तो एक फैक्ट को प्रूव्ड कब कहा जाएगा? जब जो मैटर्स कोर्ट के आगे मौजूद हैं उन्हें कंसिडर करके कोर्ट या तो ये बिलीव करती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कोर्ट उन फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मानती है कि एक प्रूडेंट मैन उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस में इस सपोजिशन पर एक्ट करता कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। ओके, A fact is said to be proved when, after considering the matters before it. यानी एक फैक्ट को प्रूफ तब कहा जाएगा जब जो मैटर्स कोर्ट के आगे मौजूद हैं उन्हें कंसिडर करके। इट मींस कोर्ट, द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, कोर्ट या तो ये बिलीव करे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. या फिर कोर्ट उन फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल माने कि एक प्रूडेंट मैन उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस में इस सपोजिशन पर एक्ट करता कि वो जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट करते। ओके, और इसे किस केस में हेल्ड किया गया था? हेल्ड इन द केस ऑफ एम नरसिंहा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट।
अच्छा, प्रूडेंट पर्सन का तो मतलब आपको पता होगा ना, प्रूडेंट मैन मीन्स समझदार इंसान, ठीक है, विवेकी इंसान। चलिए आगे चलते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर रीचिंग द सपोजिशन और द टेस्ट इन ईच केस इज, वुड अ प्रूडेंट मैन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर हिम डीम द फैक्ट इन इशू प्रूव और डिसप्रूव। तो इन्होंने बताया कि अब इस सपोजिशन पर पहुंचने का क्या टेस्ट है। बेसिकली हम एक चीज को प्रूव कब मानेंगे, इसका स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है। तो इस सपोजिशन पर पहुंचने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है कि क्या एक प्रूडेंट मैन जो मैटर्स उसके आगे मौजूद है उन्हें कंसिडर करने के बाद फैक्ट इन इशू को प्रूव मानता है या डिसप्रूव मानता है। ये जो चीज है ये उस सपोजिशन पर पहुंचने का स्टैंडर्ड है। ओके, अब आगे देखते हैं। प्रूव्ड, प्रूफ डज नॉट मीन प्रूफ टू रिजिड मैथमेटिकल डेमोस्ट्रेशन बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल। It means such evidence as would induce a reasonable man to come to a conclusion. All that can be done is to adduce such evidence as that the mind of the criminal is satisfied that the fact is so. तो देखो कितनी अच्छी बातें इन्होंने यहाँ बताई है कि प्रूफ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से किसी चीज को प्रूफ किया जाए, ठीक है ना। मैथमेटिकल तरीका मतलब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना कि हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, या हैंस प्रूव्ड वैल्यू ऑफ x इज दिस, याद आया। तो इन्होंने बताया कि हमें मैथमेटिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है। तो प्रूव्ड का मतलब क्या है जी? प्रूव्ड मींस सच एविडेंस एज वुड इंड्यूस अ रीजनेबल मैन टू कम टू अ कंक्लूजन। यानी प्रूव्ड मींस जो एविडेंस एक रीजनेबल पर्सन को एक कंक्लूजन पर पहुंचने में मदद करे, ठीक है। फिर आगे उन्होंने बताया ऑल दैट कैन बी डन इज टू एड्यूस सच एविडेंस एज दैट द माइंड ऑफ द क्रिमिनल इज सेटिस्फाइड दैट द फैक्ट इज सो। यानी हम केवल इतना कर सकते हैं कि कोर्ट में वो एविडेंस प्रोड्यूस कर दें जिससे जो कोर्ट का माइंड है वो सेटिस्फाइड हो जाए कि फैक्ट जो है वो वैसा ही है जैसा हम एविडेंस से प्रूव करना चाह रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। मैटर्स बिफोर इट, अब इसका क्या मतलब है जी? कहां पढ़ा था हमने? बताइए, प्रूव्ड की डेफिनेशन में दिखा देता हूं आपको। A fact is said to be proved when after considering the matters before it. Okay? तो क्या कहता है जी? In order to decide as to whether a particular fact is proved, the court has to consider the matters before it. The section does not say the evidence before it. Thus, the expression matters before it in this definition includes materials which do not fall within the definition of evidence as given in section 3. तो क्या बताया जी कि क्या एक पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव हो चुका है, इसे डिसाइड करने के लिए कोर्ट उन मैटर्स को कंसीडर करेगी जो उसके सामने है। यहां सेक्शन में यह स्टेट नहीं किया कि कोर्ट उसके सामने जो एविडेंस है उन्हें कंसीडर करेगी। ध्यान से समझना, प्रूफ की डेफिनेशन में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो कौन से वर्ड्स यूज किए हैं? मैटर्स बिफोर इट, ठीक है, ना कि एविडेंस बिफोर इट। तो इसका मतलब कोर्ट उसके सामने जो एविडेंस है उन्हें कंसीडर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि क्या वर्ड यूज कर रखे हैं? मैटर्स बिफोर इट। तो मैटर्स बिफोर इट में वो मैटर्स इंक्लूड होंगे जो सेक्शन 3 की एविडेंस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मैटर्स बिफोर इट में क्या क्या आएगा। नंबर 1, द रिजल्ट ऑफ लोकल इंक्वायरी बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा की गई लोकल इंक्वायरी का जो रिजल्ट है वो मैटर्स बिफोर इट में आएगा। नेक्स्ट इज मेटीरियल ऑब्जेक्ट्स ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। मेटीरियल ऑब्जेक्ट जैसे कि वीपन जिससे क्राइम किया गया है, लाइक एक्स हो गया, चाकू, पिस्टल हो गई, राइफल हो गया, एक्सेट्रा। ओके, तो वीपन जो कोर्ट के आगे प्रोड्यूस किए गए हैं
वो भी मेटेरियल बिफोर इट में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज द डेमिनर ऑफ विटनेसेस। विटनेस का बिहेवियर, यानी विटनेसेस का बिहेवियर कैसा है, उनका डेमिनर कैसा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, वो कोर्ट में किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, कहीं वो डरे हुए तो नहीं है, या किसी क्वेश्चन के पूछने पर कहीं वो कांप तो नहीं रहे, या अपोजिट पार्टी के क्वेश्चन पूछने पर कहीं वो पसीना पसीना तो नहीं हो गए। ओके, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब विटनेसेस के डेमिनर में इंक्लूड होंगी। ओके, नेक्स्ट इज एडमिशन बाय पार्टीज। पार्टीज के द्वारा किया गया कोई भी एडमिशन, जिसे हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कन्फेशन बाय एक्यूज, एक्यूज के द्वारा किया गया कोई भी कन्फेशन। नेक्स्ट इज कमिश्नर्स रिपोर्ट। तो ये सारी की सारी चीजें आर नॉट एविडेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 3, बट आर ऑल मैटर्स बिफोर द कोर्ट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कमिंग टू अ कंक्लूजन। तो क्या बताया इन्होंने कि बेसिकली ये सब सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग एविडेंस नहीं है, बट ये सभी वो मैटर्स हैं जिन्हें कोर्ट किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले कंसिडर करेगी। ओके, तो अब आपको क्लियर हुआ कि मैटर्स बिफोर इट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। आगे चले, चलिए अब हम देखेंगे जी डिस्प्रूव्ड। क्या होता है जी डिस्प्रूव्ड? A fact is said to be disproved when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist. तो क्या बताया जी कि एक फैक्ट को डिस्प्रूव कब कहा जाता है? एक फैक्ट को डिस्प्रूव तब कहा जाता है जब जो मैटर्स कोर्ट के आगे मौजूद हैं उन्हें कंसिडर करने के बाद या तो कोर्ट ये बिलीव करता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर कोर्ट फैक्ट्स की नॉन एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल कंसिडर करता है कि एक प्रूडेंट पर्सन उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस में इस सपोजिशन पर एक्ट करता कि वो फैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो देखो अगर आपको प्रूफ समझ में आ गया तो डिस्प्रूव भी समझ में आ ही गया होगा, है ना। दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस जो वर्ड्स हैं जो मैंने अलग से रेड कलर में हाईलाइट कर रखे हैं केवल उन्हीं का अंतर है। A fact is said to be proved when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist, जबकि प्रूव में हमने क्या पढ़ा था कि it exists। नेक्स्ट इज और कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, और प्रूव में हमने क्या पढ़ा था? कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist, whereas proof में हमने क्या पढ़ा था? that it does exist। okay, तो basically does not exist and non existence, इन सब चीजों से डिस्प्रूव डील कर रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डिस्प्रूव इज अ कन्वर्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्रूव। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने कि डिस्प्रूव की डेफिनेशन प्रूफ की डेफिनेशन से पूरी उलट है। ये हमने अभी देख लिया, है ना। आगे क्या कहता है? सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ प्रूफ, डिसप्रूफ एंड नॉट प्रूफ प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। कि एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ को डिफाइन करते समय स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को भी प्रोवाइड करता है। दिस स्टैंडर्ड शुड बी ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन हु विल जज इट्स एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ सर्कमस्टेंसेस बिफोर हिम। तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड होगा ये एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन का स्टैंडर्ड होगा, जो फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को जो सर्कमस्टेंसेस उसके सामने मौजूद हैं उनसे जज करेगा। ठीक है, यानी जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन केस के उन सर्कमस्टेंसेस को देखकर फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को डिसाइड करता, उसी तरह कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो स्टैंडर्ड है ये ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन का होगा।
स्टैंडर्ड शुड बी ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन। कहां से पता लगा? यहां से, prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist. Okay, प्रूव डिस्प्रूव दोनों ही डेफिनेशन में ये बताया गया है कि कोर्ट किसी भी फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव मानते समय एक प्रूडेंट पर्सन उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस में जिस सपोजिशन पर एक्ट करता, उस सपोजिशन पर ही कोर्ट जो है एक्ट करेगी। ओके, अब आगे चलते हैं। The word disprove is akin to the word false। जो वर्ड डिस्प्रूव है ये सिमिलर है किस वर्ड का? फॉल्स का। अब आगे देखते हैं, नॉट प्रूव्ड। अब नॉट प्रूव क्या होता है जी, इसको समझते हैं। A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved। एक फैक्ट को नॉट प्रूव कब कहा जाएगा? जब ना तो उसे प्रूव ही किया गया है और ना ही उसे डिस्प्रूव किया गया है। Okay, the expression not proved indicates a state of mind in between the two, that is when one cannot say whether a fact is proved or disproved, it negatives both proof and disprove। तो क्या बताया इन्होंने कि जो एक्सप्रेशन नॉट प्रूव्ड है ये एक बीच की स्टेट ऑफ माइंड को इंडिकेट करती है, यानी जब एक पर्सन ये नहीं बता पाए कि क्या एक फैक्ट प्रूव्ड हो चुका है या डिस्प्रूव्ड हो चुका है, तो इस मिडिल स्टेट ऑफ माइंड को हम क्या कहेंगे? नॉट प्रूव्ड कहेंगे। इट नेगेटिव्स बोथ प्रूफ एंड डिस्प्रूव, यानी नॉट प्रूफ जो है वो प्रूफ और डिस्प्रूव दोनों को ही नेगेटिव करती है। दोनों को ही नेगेटिव क्यों करती है जी? क्योंकि जो नॉट प्रूव्ड है ये एकदम बीच में फॉल करती है। ओके, जैसे सपोज करके चलिए इधर हमारी कोई भी चीज जो है वो प्रूव्ड हो जाएगी और इधर हमारी कोई भी चीज डिस्प्रूव्ड हो जाएगी। और नॉट प्रूफ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जब हम ये नहीं कह सकते कि क्या एक फैक्ट प्रूव्ड हो चुका है या डिस्प्रूव्ड हो चुका है, यानी ये बीच में लाई करता है। तो कहां लाई करेगा? ये सेंटर में, नॉट प्रूव्ड। जब ना तो हम ठीक से यही कह सकते हैं कि जो फैक्ट है वो प्रूव्ड हो चुका है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्ट है वो डिस्प्रूव्ड हो चुका है। ओके, तो इसलिए जो नॉट प्रूव्ड है वो क्या करता है? प्रूफ और डिस्प्रूव दोनों को ही नेगेटिव करता है। अब आगे देखते हैं, द फ्रेज नॉट प्रूव्ड इज बिटवीन द फ्रेज प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव्ड। ओके, तो देखो वही बात आ गई कि जो वर्ड नॉट प्रूव्ड है ये प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड दोनों के ही बीच में लाई करता है। एंड द फ्रेज नॉट प्रूव्ड इज द रिजल्ट ऑफ केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस दैट द फैक्ट नीदर एग्जिस्ट विद सर्टेनिटी नॉर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस इज प्रूव्ड विद सर्टेनिटी। तो आगे क्या बताया इन्होंने कि फ्रेज नॉट प्रूव्ड जो है ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन के केयरफुल एनालिसिस का रिजल्ट है कि फैक्ट ना तो सर्टेनिटी के साथ एग्जिस्ट ही करता है, ना ही फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस सर्टेनिटी के साथ प्रूव हुई है। ओके, फैक्ट नीदर एग्जिस्ट विद सर्टेनिटी नॉर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस इज प्रूव्ड विद सर्टेनिटी। इट इज द प्रोविजन बिटवीन एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन द माइंड ऑफ अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ये वो प्रोविजन है जो ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन के माइंड में एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच में लाई करता है। ओके, आगे देखते हैं, अ फैक्ट विच इज नॉट प्रूव्ड मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। एक फैक्ट जो नॉट प्रूव्ड है वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि एक डाउट जो है वो बना रहता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं, a fact not proved is not necessarily a fact disproved. Merely because it is not proved, one may not jump to the conclusion that it is disproved. तो देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि एक फैक्ट जो नॉट प्रूव्ड है वो जरूरी नहीं है कि वो डिस्प्रूव्ड है। यानी जस्ट बिकॉज एक फैक्ट नॉट प्रूव्ड है यानी कि वो प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड के बीच मलाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्प्रूव माना जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कंक्लूजन पर जंप कर जाओ कि वो डिस्प्रूव फैक्ट है। ओके, याद रखना नॉट प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्प्रूव में हम नॉन एग्जिस्टेंस की बातें कर रहे हैं पर्टिकुलरली,
जबकि नॉट प्रूव में हमने क्या पढ़ा कि ना तो हम ये कह सकते हैं कि वो फैक्ट जो है एग्जिस्ट करता है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो फैक्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। हम दोनों में से कोई भी बात सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, यानी कुल मिला के एक डाउट बना हुआ है। हम यहां पर लाई कर रहे हैं कि वो प्रूव भी हो सकता है, वो डिसप्रूव भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखना इस बात को, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जी, ये थी हमारी तीनों डेफिनेशन, प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव की। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इनके पीटी के पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। क्या वर्ड यूज कर रखा है? मैटर्स बिफोर इट। ध्यान रखना, पीटी में आपसे पूछा जा सकता है कि आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट और आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंस बिफोर इट। तो आपको याद रखना है आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। और वर्ड क्या यूज कर रखा है यहां पर? आफ्टर, ना कि बिफोर। द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists. Okay, अब चलिए डिस्प्रूव को देख लेते हैं एक बार। A fact is said to be disproved when after considering the matters before it the court either believes that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist. और स्टैंडर्ड को आप याद रखना, स्टैंडर्ड किसका होगा? ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन का होगा। ओके, आपको अगर याद हो तो इस स्टैंडर्ड को हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिखा देता हूं आपको एक बार। देखो ये रहा, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग द सपोजिशन ऑफ द टेस्ट इन ईच केस इज वुड अ प्रूडेंट मैन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर हिम डीम द फैक्ट इन इशू प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने का जो टेस्ट है वो ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन का है। ओके, फिर उसके बाद हमने नॉट प्रूफ पढ़ा। नॉट प्रूफ के बारे में हमने क्या पढ़ा? इफेक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। ओके, अगेन नॉट प्रूव नेगेटिव्स बोथ प्रूव एंड डिसप्रूव। Phrase not proved is between the phrase proved and disproved. That is, fact neither exists with certainty nor its existence is proved with certainty. ना तो वो फैक्ट सर्टेनिटी के साथ ही एग्जिस्ट करता है, ना ही उस फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस सर्टेनिटी के साथ प्रूव हुई है। A fact not proved is not necessarily a fact disproved. ओके, तो ये कुछ पीटी के पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। Document. Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. तो क्या बताया जी डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने? डॉक्यूमेंट मीन्स कोई भी मैटर जिसे किसी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, कोई भी मैटर जिसे किसी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया है। कैसे? बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, यानी या इनमें से एक से ज्यादा चीजों से, जैसे कि लेटर्स और मार्क्स दोनों से, या फिर फिगर्स, लेटर्स और मार्क्स तीनों से। intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. और ऐसा किस इंटेंशन के साथ किया गया है? यानी किसी मैटर को किसी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब क्यों किया गया है? जिससे उस मैटर को रिकॉर्ड किया जा सके, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ओके, आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। तो एक राइटिंग जो है वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। Words printed, lithographed or photographed are documents. Next, a map or plan is a document. Next, an inscription on a metal plate or stone is a document.
इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है जी? कोई भी चीज जब किसी पत्थर पर लिखी जाती है या किसी मैटर पर लिखी जाती है तो उसे ही हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे गांव में आपने देखा भी होगा कई बार कि पत्थर पर लिखा होता है या बड़े से पहाड़ पर लिखा होता है, आई लव प्रिया, आई लव नेहा, आई लव अंजू, या सोनम गुप्ता बेवफा है, इस तरीके से। ओके, तो ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। इसी तरह आपने कई बार बर्तन और प्लेट पर भी नाम लिखा हुआ देखा होगा। जैसे कई बार शादी में या कुआं पूजन में जब भी जो बर्तन बटते हैं तो उनमें अक्सर उस बच्चे का नाम जिसका कुआं पूजन हुआ है या उस जोड़े का नाम जिसकी शादी हुई है, ये सब लिखा होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर क्या होता है जी? आपने अखबार में एक कार्टून देखा होगा। जैसे अखबार को आप खोलोगे तो उसके अंदर तीसरे या चौथे पेज पे कुछ कार्टून की इमेजेस सी बनी होती है, याद आ रहा है? अच्छा, अमूल की इमेजेस तो आपने जरूर देखी होंगी, है ना? देखिए, अमूल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से नेशनल मैटर को केवल एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। आप देखना इस चीज को, आपको जरूर मिलेगा। तो इसी को हम कैरिकेचर कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। ओके, अब आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स, स्पीकिंग जनरली इट मीन्स एनीथिंग और मैटर विच कंटेन्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो इन्होंने बताया डॉक्यूमेंट मीन्स कोई भी चीज या कोई भी मैटर जो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू का परमानेंट रिकॉर्ड कंटेन करता है वो एक डॉक्यूमेंट है। Thus, a paper on which a contract is written is a document. So is a wall or chattel or a stone on which something is inscribed. तो इसलिए एक पेपर जिस पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, एक दीवार जिस पे कुछ लिखा गया है, एक चैटल या एक कोई पत्थर जिस पे कुछ लिखा गया है, ये सब क्या है? ये सब एक डॉक्यूमेंट है। Likewise, lawful agreement of compromise in writing is a document. इसी तरह समझौते का रिटर्न एग्रीमेंट ये भी एक डॉक्यूमेंट है। लैंडमार्क केस कौन सा है जी डॉक्यूमेंट के ऊपर? आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आर.एम. मलकानी का केस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक लैंडमार्क केस है। पीटी में अक्सर पूछा जाता है कि आर.एम. मलकानी केस किससे डील करता है, तो आपको याद रखना है आर.एम. मलकानी केस डील्स विद डॉक्यूमेंट। आगे देखते हैं। अब डॉक्यूमेंट के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जी, आइए इनको देख लेते हैं। अ मिल्कमैन स्कोर, ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। मिल्कमैन स्कोर यानी कि दूध वाले का कैलेंडर। ठीक है, जैसे शहरों में तो आजकल हर कोई अमूल का ही दूध पीता है, लेकिन आपने देखा होगा गांव में या रूरल एरियाज में आज भी जो दूध है वो दूधिया लेके आते हैं। ठीक है, और बेसिकली उनके हिसाब को जो घर की लेडीज होती है वो एक कैलेंडर पे मेंटेन करती हैं कि ये जो दूधिया है वो किस दिन दूध लाया है, किस दिन दूध नहीं लाया है। ठीक है ना? तो उसी स्कोर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑडियो कैसेट इज अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज लेटर और मार्क्स इम्प्रिंटेड ऑन ट्रीज आर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब डॉक्यूमेंट के एग्जांपल है। अच्छा, एक बात और याद रखना आप कि जो सीडी होती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंसर्ट करते हैं, ये भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदर द फॉलोइंग कैन बी कैरेक्टराइज एज डॉक्यूमेंट्स। आइए देखते हैं इनको। राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ अ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट की दीवार पे आपने कुछ शब्द लिख दिए, बताइए डॉक्यूमेंट है या नहीं है? सेकेंड, द वर्ड्स ओन्ड बाय डीपीएस रिटन ऑन द फेंस हैंगिंग इन द क्लासरूम ऑफ अ स्कूल। डीपीएस स्कूल के क्लासरूम में पंखे पर कुछ नाम लिखे हुए थे, जैसे सपोज बजाज, सीरियल नंबर एंड डेट। तो बताइए डॉक्यूमेंट है या नहीं है? थर्ड इज इंस्क्रिप्शन ऑन द ब्रिक एम्बेडेड इन द वॉल्स एंड प्लास्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड।
बेसिकली ये एक ईंट की बात कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ईंट होती है ना, जिससे घर बनता है, उन पे हमेशा नाम लिखा होता है। जिस भी भट्टे से वो ईंट लाई गई है उसकी दुकान का नाम उस ईंट पर लिखा होता है। ओके, जैसे ईंट है तो यहां पे लिखा होगा इस तरीके से गोपाल। ओके, तो बताइए ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। फोर्थ इज इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन। कोई एक पत्थर था या कोई पहाड़ था, उस पर कुछ नाम लिख दिया या उस पर कुछ राइटिंग कर दी। तो चलिए बताइए क्या ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कमेंट करके बताइए इनका आंसर। तो देखो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट से कई बार पीटी से क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशली डॉक्यूमेंट के इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किए हैं, और केस RM मलकानी का। ये तीनों की तीनों पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए पीटी के पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ किस किस तरीके से, लेटर से, फिगर से या मार्क से, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। ठीक है, अब चलिए अब हम नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, एविडेंस का। क्या होता है जी एविडेंस? द वर्ड एविडेंस इन द एक्ट सिग्निफाइज ओनली द इंस्ट्रूमेंट बाय मीन्स ऑफ विच रेलेवेंट फैक्ट्स आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो वर्ड एविडेंस है उसका क्या मतलब है? वो इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत रेलेवेंट फैक्ट कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस आर विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। अब इस पर्पस के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को अडॉप्ट किया गया है? विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को। यानी विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके तहत रेलेवेंट फैक्ट्स को कोर्ट के समक्ष लाया जाता है। अंडर दिस डेफिनेशन द एविडेंस इज डिवाइडेड इन 2 क्लॉजेस। इस डेफिनेशन में एविडेंस जो है वो 2 क्लॉजेस में डिवाइड किया हुआ है जी। कौन कौन से? ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब चलिए देखते हैं कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं। द ओरल एविडेंस मीन्स स्टेटमेंट बाय अ विटनेस बिफोर अ कोर्ट। ओरल एविडेंस कौन से होते हैं? जो स्टेटमेंट विटनेस कोर्ट के सामने देते हैं उन्हीं को हम ओरल एविडेंस कहते हैं। यानी बेसिकली जो स्टेटमेंट विटनेस कोर्ट रूम में आकर ओथ पर देता है उसी को हम ओरल एविडेंस कहते हैं। ओके, अ डॉक्यूमेंट इज एविडेंस ओनली व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो क्या बताया इन्होंने कि एक डॉक्यूमेंट एविडेंस केवल तभी माना जाएगा जब उसे कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया है उस फैक्ट के रिलेशन में जो इंक्वायरी में है। ठीक है, तो चलिए अब हम ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बेरक की लैंग्वेज से समझते हैं। एविडेंस, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो यहां पर वर्ड क्या दे रखा है? मीन्स एंड इंक्लूड्स। दैट मीन्स एविडेंस की जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ओके, नंबर 1, all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. तो oral evidence कौन से होते हैं जी? सभी स्टेटमेंट्स जो कोर्ट अलाउ करती है। All statements which the court permits, या जो कोर्ट डिमांड करती है और रिक्वायर्स कि वो उसके सामने विटनेसेस के द्वारा की जाए, टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस, उन फैक्ट से रिलेटेड जो इंक्वायरी में है, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ओरल एविडेंस कहते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ओरल एविडेंस मीन्स स्टेटमेंट बाय अ विटनेस बिफोर अ कोर्ट in relation to matter of fact under inquiry. Oral evidence means statement by a witness before a court in relation to matter of fact
अंडर इंक्वायरी. ओके. नेक्स्ट इज all documents including electronic records produced for the inspection of the court. सभी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट को प्रोड्यूस किए गए हैं वो भी एविडेंस माने जाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली ये कौन से एविडेंस हो गए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए. ओके. आगे देखते हैं. कहां से पता लगा? फ्रॉम द ओपनिंग वर्ड्स ऑल डॉक्यूमेंट्स से. ठीक है. दिस इज नॉट अ रियल डेफिनेशन ऑफ द टर्म एविडेंस बट is rather a statement of what the term evidence includes. The term evidence means anything by which the alleged fact or matter is either established or disproved. अब देखो इन्होंने यहां बताया कि ये एविडेंस की कोई रियल डेफिनेशन नहीं है बल्कि ये एक स्टेटमेंट है जो बताती है कि टर्म एविडेंस क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है. ठीक है. तो एविडेंस का मतलब क्या होता है जी? एविडेंस मींस कोई भी चीज जिसके थ्रू अलेज मैटर या फैक्ट या तो एस्टेब्लिश होता है या फिर डिस्प्रूव्ड होता है. ओके. बेसिकली या तो प्रूव्ड होता है या फिर डिस्प्रूव्ड होता है. ऑलराइट. अब आगे देखते हैं. The definition as given here includes only two kinds of evidence, that is, statements of witnesses and documents. But this does not mean that there cannot be any other kind of evidence. तो क्या बताया इन्होंने कि जो डेफिनेशन यहां दे रखी है ये केवल दो तरह के एविडेंस इंक्लूड करती है. कौन कौन से? विटनेसेस की स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स. पर इसका मतलब ये नहीं है कि और किसी अन्य तरह के एविडेंस हो ही नहीं सकते. ठीक है. दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर एज गुड एविडेंस एज स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स बट दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस. तो इन्होंने बताया कि ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की तरह ही गुड एविडेंस है पर फिर भी उन्हें एविडेंस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है. और देखो इस चीज को आप सेक्शन की इंटरप्रिटेशन क्लॉज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. जो ओपनिंग वर्ड्स है एविडेंस की वो क्या है? एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स. इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है. ठीक है. तो चलिए हम उन चीजों को देख लेते हैं जो स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की तरह ही गुड एविडेंस है पर फिर भी उन्हें एविडेंस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है. इट एक्सक्लूड्स द स्टेटमेंट्स एंड एडमिशन ऑफ द पार्टीज, their conduct and demeanor before the court, facts of which the court can take judicial notice, and the fact which the court must or may presume, and local inspection made by the court. तो ये कौन कौन से एविडेंस एक्सक्लूड करता है? पार्टीज की स्टेटमेंट्स या एडमिशन, कोर्ट के आगे उनका कंडक्ट या डिमेनर, फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है, फैक्ट्स जिनको कोर्ट को मे प्रिज्यूम करना है या जिनको कोर्ट को शैल प्रिज्यूम करना है, लोकल इंस्पेक्शन जो कोर्ट खुद कंडक्ट करती है. इसी तरह मटेरियल ऑब्जेक्ट जैसे कि हथियार हो गए, चोरी की गई प्रॉपर्टी के आइटम हो गए, चाकू हो गया, कपड़े हो गए, खून से भरे दाग हो गए, एक्सेट्रा. अब ये सारे के सारे मैटर्स बेशक से एविडेंस नहीं है बट फिर भी ये सब चीजों को प्रूव करने का एक मीडियम है जिन पे कोर्ट का डिसीजन बेस्ड हो सकता है. ठीक है. Though these matters are not evidence, yet they are mode or media of proof on which the decision of the court may be based. Thus, it is clear that the definition of evidence given in Indian Evidence Act is incomplete and defective. Clear हुआ? Under Section 3 of Indian Evidence Act, electronic records can be produced as evidence. This would include video conferencing, held in the case of Maharashtra versus Praful Desai. तो इन्होंने क्या बताया जी? एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस किया जा सकता है. कहां रीड किया था हमने? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, है ना. दिखा देता हूं आपको एक बार. देखो ये रहा, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. तो उन्होंने बताया
कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इंक्लूड होगी। किस केस में एल्ड हुआ था? महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई के केस में। अब चलिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। काइंड्स ऑफ एविडेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस कौन से होते हैं? स्टेटमेंट बाय विटनेस बिफोर अ कोर्ट ऑन ओथ इन रिलेशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, दैट इज फैक्ट एंड इशू। जैसे मान के चलिए फैक्ट एंड इशू क्या है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। अब सपोज करके चलिए सी ने ए को बी का मर्डर करते हुए देख लिया था। सी ने देख लिया था कि ए ने बी पर गोली चलाई, जिसके बाद ऑन द स्पॉट बी की डेथ हो गई। ट्रायल के दौरान सी जब ओथ पर कोर्ट के आगे स्टेटमेंट देगा कि जज साहब मैंने ए को बी पर गोली चलाते हुए देखा था, जिसके बाद बी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो ये क्या है? ये ओरल एविडेंस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन बिफोर कोर्ट। दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, इट एक्सक्लूड्स टू मेनी थिंग्स विच कैन बी सर्व्ड एज गुड एविडेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होते हैं? जो कोर्ट को इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड करती है जो गुड एविडेंस के तौर पर सर्व किए जा सकते हैं, जैसे कि कन्फेशन ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 164, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 313, डिमनर ऑफ विटनेसेस। डिमनर ऑफ विटनेस जैसे किसी क्वेश्चन के पूछने पर विटनेस जो है वो एकदम हक्का बक्का हो गया या फिर वो एकदम पसीना पसीना हो गया। रिजल्ट ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन, मेटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक वीपन, नाइफ एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए अब हम इसके पीटी के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry। और ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? ओरल एविडेंस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इज ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। और याद रखना एविडेंस में दो तरह के एविडेंस होते हैं, कौन कौन से? ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, अब चलिए अब हम कुछ पीटी के पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नंबर 1 इज एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स कौन कौन से एविडेंस इंक्लूड करता है? ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, और याद रखना ओरल एविडेंस को ही हम ऑक्यूलर एविडेंस भी कहते हैं। ठीक है, ओरल एविडेंस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्यूलर एविडेंस। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट आर कौन से एविडेंस है? ओरल और डॉक्यूमेंट्री? वेरी गुड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जिनको कोर्ट के आगे प्रोड्यूस किया गया है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानी जाएंगे। थर्ड इज डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks और symbols। तो बताइए इनमें से इनकरेक्ट आंसर क्या है? बताइए जज साहब, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अभी हमने इसको। तो इनकरेक्ट आंसर इज सिंबल्स। ओके, तो याद रखना पीटी में इस तरीके से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आपसे पूछ लेते हैं। ऑलराइट, अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद मेरे को कमेंट करके बताइए। नॉट प्रूव्ड मीन्स नंबर 1 इट हैज नॉट प्रूव्ड,
Second, it has been disproved. Third, it is denied. Fourth, it is neither proved nor disproved. तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए इसको। अच्छा, इसके अलावा आप एक बात और याद रखना कि सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जितने भी टर्म्स को इंटरप्रेट किया गया है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि प्रीलिम्स में आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन किया गया है। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में टोटल 8 पॉइंट्स को डिफाइन किया हुआ है। कौन कौन से? नंबर 1 इज कोर्ट, सेकेंड फैक्ट, थर्ड रेलेवेंट फैक्ट, फोर्थ फैक्ट इन इशू, फिफ्थ इज डॉक्यूमेंट, सिक्स्थ इज एविडेंस, सेवेंथ इज प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड, एंड एट्थ इज इंडिया। ओके, तो याद रखना इन टर्म्स के अलावा इंटरप्रिटेशन क्लॉज में किसी और टर्म को डिफाइन नहीं किया हुआ है। ऑलराइट, अच्छा आप एक बात और याद रखना कि इस वीडियो सेशन में हमने सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज के 3 टर्म्स को यहां डिस्कस नहीं किया है। कौन कौन से 3 टर्म्स हैं? फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। देखो ये तीनों टॉपिक्स अपने आप में बहुत लेंथी और वास्ट हैं, इसलिए इन तीनों टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, वरना वीडियो जो है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इन तीनों टॉपिक्स को अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब देखो जी एक हमारा डिफरेंट टॉपिक है। रिसेंटली 2-3 स्टेट्स के मेंस में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, तो इसलिए अब हम यहां पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, इसके डेप्थ में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल मेंस के लिए इसमें से 5 या 6 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसको समझने की या इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। मैक्सिम क्या है? फॉल्सेस इन ऊनो, फॉल्सेस इन ओमनिबस, ये हमारी मैक्सिम है। इट हैज नो एप्लीकेशन इन इंडिया, यानी ये मैक्सिम इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती। इट अप्लाइज इन इंग्लैंड, तो ये मैक्सिम कहां अप्लाई होती है? इंग्लैंड में अप्लाई होती है। अब इस मैक्सिम का मतलब क्या है जी? फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग। तो ये जो मैक्सिम है ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ। तो क्या है जी? ये केवल एक मियरली रूल ऑफ कॉशन है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। कोर्ट की क्या ड्यूटी है? कि वो ग्रेन को सेफ से सेपरेट करे, यानी वो भूसे से अनाज को सेपरेट करे, यानी वैल्यूएबल चीजों को अलग कर लेना, ठीक है। सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द chaff मीन्स भूसा से अनाज को सेपरेट करना। Where chaff can be separated from the grain, it is open to the court to convict the accused in spite of the fact that the other accused persons are acquitted because of the evidence found to be insufficient. तो उन्होंने बताया कि अगर chaff ग्रेन से सेपरेट किया जा सकता है तो कोर्ट कन्विक्शन दे सकती है, बेशक से अदर एक्यूज को इनसफिशिएंट एविडेंस के ग्राउंड पर एक्विटी कर दिया गया। All that it amount to is that testimony in such cases may be disregarded and not discarded. यानी टेस्टिमनी को डिसरेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। डिस्कार्ड वर्ड देखा है आपने? जब आप अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करते हो तो कई बार आपके फोन के स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है योर मैसेज विल बी डिस्कार्डेड, यानी योर मैसेज विल बी रिमूव्ड। ओके, it is only when it is not feasible to separate truth from falsehood due to grain and chaff being inextricably mixed of the only available cause is to discard the evidence in toto. तो इन्होंने बताया कि ऐसा केवल तभी होगा
जब झूठ से सच्चाई को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेफ और गेन दोनों आपस में पूरी तरीके से मिक्स्ड हैं, तो ऐसे केसेस में फिर हम पूरे एविडेंस को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो देखो आपको इस टॉपिक में अननेसेसरी अपना माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से केवल 5-6 पॉइंट्स आपको निकाल के प्रिपेयर कर लेने हैं, जिससे इन केस अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।